बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं बेटा? आप लोगों को मालूम है जैसा कि अभी गुज़श्ता दिन जो है हमारे पास एमडी कैट का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें फ़िज़िक्स का पेपर आया था। तो मैंने सोचा कि चले वो फ़िज़िक्स का पेपर आप सब लोगों के साथ भी सॉल्व कर दूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि सवाल क्या आया था और वो सवाल हल किस तरह से होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहला सवाल है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज द 28 न्यूटन। इसको मैं 127 मेरे पास है, सवाल नंबर यहाँ से स्टार्ट है तो मैं यही ले लेता हूँ 127। हमसे कहता है कि दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है ना बच्चों, वो है जनाब 28 न्यूटन। अब वो कहता है कि इसके दरमियान में पैराफिन वैक्स को भर दिया गया एज अ रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी परमिटिविटी कितनी थी 2.8। तो अब वो हमसे कहता है कि बताएं कि फोर्स कितनी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमसे फोर्स जो डिक्रीज होकर आएगी वो हमें मालूम करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा फोर्स का फार्मूला क्या है। 1/4πε0 कूलम्स फोर्स का फार्मूला Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जब हमारे पास परमिटिविटी आ जाएगी तो हमारे पास रिलेटिव, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं ये रिलेटिव परमिटिविटी को अगर अलग कर लूं तो फार्मूला क्या बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। अब बेटा ये सारी तो हमारे पास वो है जो फोर्स हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूं F और मल्टीप्लाई में रिलेटिव परमिटिविटी। अब फोर्स हमारी कितनी है बच्चों? हमारी फोर्स है 28 न्यूटन और नीचे कौन आ जाएगा 2.8। पॉइंट यहां से कटेगा तो बेटा यहां पर हमारे पास 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, समझे? अब 28 को 28 से आप कैंसिल कर दें और आपके पास इसका जवाब आएगा 10 न्यूटन। ये इसका जवाब है और इसमें है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं बेटा अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में ये कहता है जनाब कि बॉडी मूव्स अलोंग द सेमी सर्किल पाथ। एक बॉडी है जिसने हाफ साइकिल पर मूव किया है, ठीक है? तो वो कहता है कि इसका जो रेडियस है वो 10 मीटर है। रेडियस कितना है बच्चों? 10 मीटर। अब वो कहता है कि डायमीटर में टू द अदर द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको रेशियो बताना है। बच्चों आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ में, ये जो उसने तय की है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमारे पास कंप्लीट सर्किल होता है तो 2πr होता है, तो ये सिर्फ हो जाएगा हमारे पास πr। ठीक है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये हमारा कम से कम फासला है। तो बेटा डिस्टेंस हमारा होगा r प्लस r। ठीक है बेटा, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर। अब हम इसको रेशो में रखते हैं बच्चों। ऊपर हमने रखा पाई और रेडियस की जगह हमने रखा 10, जबकि नीचे हमने रखा 20। अब बेटा ये 0 0 से कैंसिल और जो इसका रेशो हमारे पास आएगा वो आएगा पाई रेशो 2। तो बेटा इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो है जनाब सी, पाई रेशो 2। ये इस तरह से होगा बेटा। अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब बच्चों। 129 इसमें ये कहता है कि a body is projected with the speed of v making an angle theta horizontal and covers the horizontal range r. If its speed is double the new range will be dash। तो बेटा पहले रेंज का फार्मूला आना चाहिए हमारे पास। रेंज का फार्मूला होता है v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब बेटा ये सब तो हो गया आपका कांस्टेंट, तो रेंज आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई वी नॉट स्क्वायर के साथ। अब वी नॉट को इसने कर दिया है डबल, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया है, तो रेंज कितनी हो जाएगी बेटा? अगर आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर आता है 4। तो बेटा इस हिसाब से इसका जवाब होगा 4r। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसका ऑप्शन है डी
अब चलते हैं जनाब 130 की तरफ, और इसमें ये कहता है कि अ बॉल ऑफ अ मास m strike a wall and rebound with the same speed in the opposite direction, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम इसमें। वो कहता है टेकिंग द इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द डैश बॉल ऑफ द बॉल इज डैश। बेटा फर्ज करें कि ये कोई भी एक बॉल है, ये बॉडी जाके इसमें टकराई, और इस वक्त इसका जो इनिशियल मोमेंटम था ना वो हम ले लेते हैं p = mv। फिर ये टकरा के वापस आई, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास वापस आई, तो फाइनल मोमेंटम हम लोग ले लेते हैं -mv। माइनस क्यों ले रहे हैं बच्चों हम लोग? माइनस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इसने अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज किया है। अब हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आ सकता है? तो बेटा हमें पता है कि हम फाइनल में से माइनस करेंगे इनिशियल को, तो इस हिसाब से फाइनल हमारा है -mv और इनिशियल भी हमारा है mv। दोनों माइनस में है तो दोनों का हम लोग ऐड करेंगे और ये 2 टाइम्स हो जाएगा mv। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा जनाब C -2mv। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग 130 के बाद 131 की जाने। 131 में ये कहता है बेटा अ पॉइंट लाइज 3 मीटर फ्रॉम अ 5 माइक्रोकूलम चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है, कितना है? पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज हमें दिया है, और ये कितने फासले पर है उससे बेटा? ये है 4 मीटर के फासले पर, ठीक है बेटा। फिर दूसरा चार्ज और है माइनस का 3 माइक्रोकूलम। इससे ही जो चार्ज है हमारे पास, कोई भी पॉजिटिव या पॉइंट चार्ज है हमारे पास, ये 3 मीटर के फासले पर है। तो वो कहता है कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड डैश। अब बेटा आपको पता है कि फील्ड जो है पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम से भी बन रही होगी, वो होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज की जगह। तो उसके बाद वो कहता है कि फील्ड ड्यू टू द -3 माइक्रोकूलम वो हमारे पास कितनी होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। बोथ कंट्रीब्यूशन एट द गिवन पॉइंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव। अब हर तरीके से देखा जाए तो हमारी डायरेक्शन किस तरफ है बेटा? नेगेटिव की तरफ है। तो बेटा इस हिसाब से इसका जवाब होगा टुवर्ड्स द -3 माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसमें आपने क्या होगा जवाब बेटा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी बेटा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा था बेटा? ऑप्शन नंबर है सी, यहां पर, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी। 132 है कि इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिक्रीज ऑफ द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इन द हॉरिजॉन्टल पाइप इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डैश। बेटा देखें, ये है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली के अंदर हमें बताया गया था बच्चों कि अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। इसकी हम एक मिसाल लेते हैं कि 2 कागज लिए जाएं और अगर उनके दरमियान फूंक मारी जाए तेज, तो वो कागज आपस में इस तरह करके जुड़ जाते हैं। दोनों के दरमियान आप फूंक मारेंगे तो कागज जुड़ जाएंगे। फूंक मारने से क्या हुआ कि आपने बीच में हवा की स्पीड या वेलोसिटी को या काइनेटिक एनर्जी को तेज कर दिया। तेज करने की वजह से क्या हुआ? बीच का जो प्रेशर था वो कम हो गया। जब वहां का प्रेशर कम हो गया तो साइड के जो प्रेशर थे वो हमेशा प्रेशर हाई से लो की तरफ जाता है, तो जिसकी वजह से कागज आपका बिछ गया। इसी तरह से अगर 2 ट्रेन स्पीड से जा रही हैं और बीच में अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए बेटा, तो उसके कभी चांसेस हैं कि वो ट्रेन कोई ना कोई इसको एक खींच लेगी, क्योंकि दरमियान में स्पीड बढ़ जाती है जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और वो प्रेशर उसको खींच लेता है फिर। तो बच्चों इस हिसाब से इसका ये कौन सा इक्वेशन है? ये बर्नौलीज है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बच्चों ए, ठीक है, यानी इसका जवाब होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं 133 की जानिब। 133 में ये कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा हमें जो दी है वो 200 न्यूटन पर कूलम हमें दी है, और हमें एक चार्ज दिया है
नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है बच्चों, वो है -4 कूलम। तो वो कहता है कि टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट इज डैश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और वो कहता है कि जनाब ये भी बताओ कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है 200, ठीक है, फोर्स हमें मालूम करनी है, चार्ज हमारा है 4, मैग्नीट्यूड निकालेंगे मॉड्यूलस तो प्लस में निकलेगा, 4 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास आएगा 800 न्यूटन। कौन आएगा बेटा, फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी हमारी, 200, ठीक है बच्चों। तो इसका जवाब होगा सी, 200 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड 800 न्यूटन इसकी फोर्स। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 पर, 134 पर। इसमें ये कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस द टर्मिनल वोल्टेज बिकॉज। बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है अंदर भी बेटा क्या होता है कि जब हमारे पास बैटरी की अंदर आयंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कायम कर रहे होते हैं, तो जब आयंस फ्लो कर रहे होते हैं तो उनको भी काफी सारे पार्टिकल्स जो होते हैं ना पानी के या मॉलिक्यूल जो है वो उनकी वजह से रुकावट आती है, जिसकी वजह से उनका रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से वोल्टेज भी कम होता है, और दर हकीकत हमारा लॉस किसका होता है बेटा, पावर का लॉस होता है। ये पावर डिसिपेशन ही कहलाता है, जिसमें हमारे पास V बराबर होता है I इंटू स्मॉल r। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा हमारे पास बी में लिखा हुआ है कॉज द पावर लॉस इनसाइड द बैटरी, ये इसका जवाब होगा बेटा। क्योंकि पावर क्यों लॉस होगा बच्चा, क्योंकि करंट का फ्लो कम हो जाएगा, तो करंट का फ्लो कम होगा तो P इज इक्वल टू I भी होता है, तो हम कहेंगे वोल्टेज भी कम हो रहा है और जनाब हमारे पास इसका पावर लॉस हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं 135 की जानिब। द एंगल फॉर्म्ड at the center of a circle of a body moves from the one position to another। बेटा जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है बच्चों, तो इसका जो जिम्मेदार होता है सेंटर में बनने वाला एंगल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो इसका जवाब होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए। 136 बहुत आसान सवाल है। ड्यूरिंग द ड्रिलिंग मेटल सरफेस ड्रिल बिट हीट अप, दिस हीट कम्स फ्रॉम द डैश। बेटा जब आप ड्रिल मशीन को चला रहे हो ना, और ड्रिल मशीन अगर मोटी है बहुत ज्यादा, तो ड्रिल मशीन जब घूमेगी दीवार के ऊपर तो हीट क्यों पैदा होगी, क्योंकि फ्रिक्शन पैदा होगा, क्योंकि वो आपस में रगड़ खाएंगे दोनों। तो बेटा इसका जवाब जो होगा वो होगा वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी। 136 का जवाब है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन पैदा होगा जिसके साथ हीट पैदा होगी। अब आ जाते हैं हम लोग 137 की जानिब। 137 में कहता है कि 2 जूल वर्क इज डन मूविंग द 2 कूलम चार्ज। अब बेटा हमें वर्क कितना दिया है, 2 जूल दिया है, और हमें चार्ज कितना दिया है बेटा, चार्ज भी हमें 2 कूलम दिया है। तो जनाब वो कहता है कि बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला याद है बच्चा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है बच्चों। तो W हमारे पास 2 है, कूलम भी हमारे पास 2 है, 2 से कैंसिल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आया 1 वोल्ट। तो बेटा इसका जवाब होगा 1 वोल्ट भी हो सकता है, और हम इसको 1 जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमें कहा है 1 जूल, क्योंकि वर्क डन का यूनिट जूल होता है और कूलम होता है चार्ज का यूनिट, तो 1 जूल पर कूलम, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 138 की जानिब। द मोशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स इन्वॉल्व द पार्टिकल्स वाइब्रेशन डैश। बेटा आपको पता है ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं बच्चों जिसके अंदर वेव्स प्रोपेगेट करती हैं एक एक्सिस में और पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं दूसरे एक्सिस में। तो याद रखना इनकी वाइब्रेशन और मोशन ऑफ वेव हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसे ट्रांसवर्स कहा जाता है। ट्रांसवर्स को उर्दू में अर्जी मोजे कहा जाता है। अर्ज का मतलब होता है एरिया, और एरिया भी 2 डायमेंशनल होता है। तो इस हिसाब से बेटा इसका जवाब होगा सी, परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन।
देखे ना, वेव ऐसे बनेंगी और अब वेव जा रही है इस तरह से और पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह से, तो ये आपस में 90 का जाविया बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव होंगी, वेव पार्टिकल की वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं जनाब 139 की जानिब। इसमें कहता है इन द लेमिनर फ्लो ऑफ फ्लूइड इट्स एडजेसेंट लेयर। बेटा लेमिनर के अंदर क्या होता है बच्चों कि हमारे पास ये फ्लूइड डायनामिक्स से दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, और इस सूरत में क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर जो है वो स्लाइड स्मूथली पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से बड़े आराम से गुजरती हुई जाती है बेटा। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब होगा स्लाइड स्मूथली पास्ट ईच अदर यानी सी। 139 का ऑप्शन नंबर होगा सी। 140 पर आ जाते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको नजर सही आ रहा होगा स्क्रीन। इसमें ये कहता है द बॉडी मूविंग इन अ सर्किल हाफ रेवोल्यूशन इन द टर्म ऑफ रेडियंस। ठीक है बच्चों, तो बेटा मेरी बात सुने, अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव कर रही है और उसने हाफ सर्किल तय किया है, तो बेटा रेडियन जो होता है वो पाई रेडियन होता है, आप सबको मालूम है बच्चों ये तो। और इसमें डिग्री जो होगी वो 180 होती है। अगर डिग्री का पूछता तो 180 डिग्री होता, और अगर रेडियन का पूछेगा तो पाई रेडियन होगा। तो बेटा इसका जवाब होगा पाई यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं 141 पर। इसमें ये कहता है कि जनाब आपको ए दिया है कितना, ए यूनिट वेक्टर आए है। अब मैं केप सब पर नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक दो पर लगा रहा हूं जी। और हमें इसके अलावा बी कितना दिया है, बी हमें दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय ए आई प्लस बी जे। ठीक है बच्चों, वो कहता है ए क्रॉस बी मालूम करें। बेटा आपको पता है ए क्रॉस बी जो है वो हम लोग मैट्रिसेस के थ्रू मालूम करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे आई जे और यहाँ के। ठीक है बेटा, अब अगर 4 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 ए आई और ये हो जाएगा 4 बी जे। आप पुट कर लें जल्दी जल्दी, यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ पर 0। इसी तरह से यहाँ पर 4a और यहाँ पर 4b, अगर चाहते तो 4 हम बाहर भी रख सकते थे, और यहाँ पर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब पहले हमने आय रखा, अब जब हमने आय रखा तो बेटा हमने ये सारा इग्नोर कर दिया, 0 से इसको मल्टीप्लाई 0, ये सारा बेटा 0 हो गया आपका। शॉर्टकट में करते हुए जाए, फिर माइनस जे लेते हैं हम लोग, जे के हिसाब से हमने ये इग्नोर किया, 0 से ए को मल्टीप्लाई करा, इससे 0 से मल्टीप्लाई करा, दोबारा से 0 आ गया। फिर प्लस का के रखा हमने बच्चों, के में हमने बेटा इसको इग्नोर किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 4ab माइनस ये भी कितना हो जाएगा 4ab। ठीक है बच्चों, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो बेटा ये सारे का जवाब आएगा आपका 0। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 4ab और 4ab प्लस माइनस में कैंसिल हो गए, बाकी तो वो 0 हो रहे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वजह से। आपको मैट्रिसेस करना आती होगी बच्चों, ये मैं भी शॉर्टकट में करके दिखा रहा हूं आपको। तो बेटा इसका जवाब होगा डी यानी के 0। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 142। इसमें ये कहता है जनाब कि अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर इन द सेम मैग्नीट्यूड विद द इक्वल स्पीड, यानी आपके पास प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो सेम है। ठीक है बच्चों, अब दोनों परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है विल हैव द डैश। तो बताओ अल्फा पार्टिकल का जो पाथ होगा वो जनाब प्रोटॉन के मुकाबले में ज्यादा होगा, लार्जर होगा, स्मॉलर होगा, शॉर्टर होगा, या ग्रेट डिफ्लेक्शन होगा, कि मतलब इसमें से क्या होगा। बेटा सबसे पहले तो इसमें रेडियस का फार्मूला सुन लिया। रेडियस का फार्मूला होता है mv अपॉन q इंटू b, ये हमने डिराइव किया था, याद हो तो आप लोगों को। तो अब बेटा आपको पता है कि अल्फा का जो मास है ना, मास ऑफ अल्फा वो जनाब 4 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। अब बेटा देखें वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट कर ले मिसाल के तौर पे आप, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो अब रह गया मास। तो मास पर रेडियस डिपेंड कर रहा है, तो अब आपको पता है कि अल्फा का जो मास है वो ज्यादा होगा बानिस्बत प्रोटॉन के मास के। तो बेटा याद रखना कि फिर इसका जवाब होगा लार्ज रेडियस के। इसके हिसाब से अब मिसाल के तौर पर मैं पुट करता हूं ना, यहाँ पर मैं अल्फा के हवाले से फार्मूला बना लेता हूं। अब मैं मास में पुट करता हूं 4 टाइम्स प्रोटॉन वेलोसिटी अपॉन 2e चार्ज, ठीक है ना, दोनों का, और b। अब 2 2 से कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास जनाब इसका जवाब आएगा 2 MPV अपॉन E और B। अब ये जनाब जो सारा है ना रेडियस, ये तो आप क्या कहते हैं प्रोटॉन का ले लें, तो रेडियस ऑफ अल्फा डबल हो जाएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन के। तो इस हिसाब से इसका जवाब होगा लार्जर रेडियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लार्जर रेडियस। ठीक है बच्चों। अब एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्स जेड प्लेन। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा वो इस तरह है, एक्स जेड प्लेन पर है। तो अब ये कहता है कि बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स कहां होगी। तो बेटा आपको पता है ना राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस तरह किया और हमारी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स एक्सिस पर है और जो फील्ड बन रही है वो एक्स जेड पर बन रही है, तो फिर आप बताएं कि मिसिंग कौन सा एक्सिस है। तो मिसिंग तो वाई एक्सिस है, तो याद रखना फिर वाई के ऊपर क्या होगा बेटा, वाई के ऊपर हमारी मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो इस हिसाब से हमारा जवाब होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब होगा सी, 143 का ऑप्शन नंबर होगा सी, पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो बेटा हम लोग लेफ्ट फ्लेमिंग रूल से करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह करके। तो ये जो मेरी 3 उंगलियां हैं ये शो कर रही हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, और ये जो है जनाब 3 उंगलियां और ये मेरी ये वाली जो है पॉइंट फिंगर, ये दोनों जनाब एक्स और जेड को बना रही हैं। तो फोर्स कहां होगी, ये वाई अंगूठे में होगी। तो बेटा ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव वाई होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका जवाब होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब हम लोग चलते हैं बेटा 144 पर। 144 में ये कहता है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है थ्रू द लूप 1 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया है हमें 1 कर लो आप, ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। और हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो दी है वो दी है 0.5 टेस्ला। ठीक है बच्चों, तो वो कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लूप। अब वो कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने सेम रखना है, यानी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 1 होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बेटा पहले हम 1 में रख लेते हैं क्या, A1 मल्टीप्लाई बाय B, और दूसरे वाले फ्लक्स में बेटा हमें एरिया कितना दिया है, एरिया हमें दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो वो कहता है कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो बेटा आप खुद सोचें कि अगर मैं यहां पर भी A2 और B में चाहता हूं कि फ्लक्स मेरा सेम रहे, इसको मैं B1 और इसको B2 कर लेता हूं। अगर मैं यहां पुट करता हूं 1 और मैं यहां पुट करता हूं 0.5, तो मुझे यहां पर भी एरिया कितना है 0.5, तो मुझे B कितना चाहिए होगा, मुझे 1 चाहिए होगा या 1.0 चाहिए होगा। और दूसरा बेटा ये किस एंगल पर होगा, क्योंकि ये दोनों का सेम है तो बेटा याद रखना इनका थीटा भी सेम होगा, पैरेलल होंगे बेटा, तो थीटा होगा 0। तो इसका जवाब नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें जवाब होगा 1.0 टेस्ला और एट द 0। बच्चों 145 के ऊपर A body mass 10 kilogram falling through the viscous medium and reach the terminal velocity. The net force on the body will be dash. बेटा अब आपको पता है जनाब कि जब आप ना क्या कहते हैं एक मास को ड्रॉप कर रहे हो विस्कस में, किसी गाढ़े मटेरियल के अंदर आपने इसको विस्कस इसमें ड्रॉप किया, तो आपको पता है ये ड्रॉप होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ना बेटा वो आपकी सेम हो जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो बेटा इसका मतलब है इस पर नेट फोर्स कुछ भी नहीं लग रही, तो इसकी नेट फोर्स होगी 0। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी 0 न्यूटन। एट द टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, और टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो हमारे पास फिर फोर्स भी क्या होगी, 0। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अब 146 पर चलते हैं बच्चों। द वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर इज 0। दिस इंडिकेट्स दैट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस बेटा कि रेजिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे,
टेम्परेचर से, तो बेटा ऐसी सूरत में इसका जवाब होगा रिमेन्स कांस्टेंट। अगर जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो मतलब इसका ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, और अगर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर वो आपका रहेगा रिमेन्स सेम। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर होगा सी। में दोबारा पढ़ के सुना देता हूं, द वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। ये जीरो है तो बेटा इसका मतलब है रेजिस्टेंस पे डिपेंड, इट इंडिकेट्स दैट द राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका रिमेन सेम रहेगा। अब हम लोग चलते हैं 147 की जानिब। इसमें कहता है द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स coming from the coherent source of the wavelength 30 centimeter at a point in the 100 centimeter. The superposition of the waves at that point produce the dash. तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो 100 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, पाथ डिफरेंस हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर फर्ज करें कि 100 सेंटीमीटर है तो हमारे पास जो वेवलेंथ है बेटा, वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0.333 लैम्डा आएगा बेटा, विच इज नॉट द इंटीगर मल्टीपल ऑफ द लैम्डा। इसका मतलब है कि परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव नहीं है बेटा, नॉर द हाफ इंटीजर, इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है। तो बेटा ऐसी सूरत में जो इसका रिजल्ट होगा वो कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से लाउडनेस जो है वो बढ़ेगी टू द डिस्ट्रक्टिव केस, और जो सही जवाब होगा बेटा इसका वो होगा लाउडनेस सी, कि आवाज में क्या होगा बेटा ऊंचाई पैदा होगी, लाउडनेस पैदा होगी। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं 148 पर। देखिए हमारे पास इसने स्प्रिंग सिस्टम दिया है, अगर हम स्प्रिंग सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो भी बेटा क्या होता है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो इस सूरत में भी पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। अब वो कहता है कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कब होगी, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी जब हम इसको रिलीज करेंगे। जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग जो है वो तेजी से मूव करता हुआ जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, जिसका जवाब होगा रिलीजिंग द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, कि जब हम स्ट्रेच स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो फिर ये रिलीज होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अ डाइवर ऑफ अ मास 149, इसमें कहता है अ डाइवर ऑफ अ मास m इज स्विमिंग इन द डेप्थ h below the sea level. If the reference level is taken at the sea level, the gravitational potential energy of a diver is dash. बेटा देखें अगर हम सी लेवल को लेते हैं तो y हमें लेना पड़ेगा 0। अब डाइवर जा रहा है डेप्थ में, ठीक है बेटा, ये सी लेवल है और हम जा रहे हैं अंदर, तो बेटा h तो ऊपर की तरफ प्लस में होता है, तो h नीचे की तरफ किस में होगा, माइनस में होगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसका फार्मूला होता है mgh, तो हम h की जगह जो है बच्चों ड्यू टू द डेप्थ हम इसमें माइनस का h पुट करेंगे, तो हमारा जवाब आएगा माइनस mgh, और जनाब इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, माइनस mgh, क्योंकि हमने सी लेवल को कंसीडर किया है, तो हम अब नीचे जा रहे हैं तो उल्टा लेंगे बेटा फिर। अब है जनाब 150, इसमें कहता है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट इट बाय डिस्टेंस d इन द सेम del t, रेट एट विच फोर्स वर्क इज डन। तो वो कहता है बताओ कि इसका फार्मूला क्या होगा बेटा। बेटा अब देखें इसने बोला है असल में पावर की बात की है, पावर बराबर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहले ये कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, एक ही जैसी फोर्स है जो बॉडी पर लग रही है, और बॉडी जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है ना बेटा, तो उसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है d, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, और टाइम कितना लग रहा है del t, ठीक है बच्चों। तो कहता है द रेट एट विच फोर्स इज डूइंग वर्क, बताओ कितना होगा, यानी पावर कितना होगा हमारे पास। तो पावर का जो फार्मूला होता है बच्चों,
अब वो चाहे तो आप फोर्स इनटू वेलोसिटी कर लो, ठीक है, क्योंकि वर्क डन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ जाता है टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के। तो हमारे पास फोर्स तो बेटा फोर्स ही के तौर पे दी गई है, ठीक है बच्चों, जबकि वेलोसिटी जो है हमें डिस्प्लेसमेंट हमें इस तरह दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास बी, बी में ये जवाब दिया हुआ है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग 151 की जानी। In the circular motion, angular displacement it keep constant. Decreasing the radius will dash. बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है S इज इक्वल टू आर थीटा। अब अगर थीटा कांस्टेंट है और रेडियस कम हो रहा है, ठीक है बेटा, तो बेटा इसका मतलब है कि हमारा डिस्टेंस S भी डिक्रीज हो रहा है, यानी हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा ये एक फासला है, अब अगर ये यहां से लेकर यहां तक रेडियस है, अब आप चाहते हो रेडियस छोटा कर दें, चलो हमने रेडियस छोटा कर दिया, तो बेटा हमारा सरकमफेरेंस भी क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, यानी एस हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा इसका जवाब होगा डिक्रीज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये इसका जवाब है। 152 इसमें कहता है when the force and displacement are in the opposite direction then work is said to be negative। बेटा ये तो सीधी बात है, अगर फोर्स की डायरेक्शन यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है हमारा, तो बेटा इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का कोस, और कोस 180 बराबर होता है -1 के, तो बेटा ये हमारे पास माइनस का एफ आएगा जिसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क डन। तो बच्चों इसका जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 153 पर आ जाते हैं बच्चों। इसमें ये कहता है जनाब कि इन अ सेटअप ट्रांसफार्मर if the secondary voltage increased by the factor of 10, ठीक है, the current in the secondary coil will be dash। बेटा याद रखना कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट जो है ना बेटा हमारा वो उसमें कम होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला लगाते हैं ना वो ये वाला लगाते हैं, P इज इक्वल टू IV वाला लगाते हैं। जब दो चीज आपस में प्रोडक्ट में होती हैं तो बेटा याद रखना कि अगर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट आपका कम होगा, जब दो वैल्यू प्रोडक्ट में हो, जैसे हमने इंपल्स में देखा था बेटा, टाइम बढ़ा रहे थे तो फोर्स कम हो रही थी, याद है बच्चों। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा हमारे पास बी, 10 टाइम्स लोअर द प्राइमरी करंट, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू IV, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ऐसे करके लिख लें, प्राइमरी के लिए लिख लें पहले हम लोग, और फिर हम लोग सेकेंडरी के लिए लिख लें, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास जो सेकेंडरी है वो 10 टाइम्स दिया है प्राइमरी के मुताबिक, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 10 टाइम ऑफ द प्राइमरी, तो प्राइमरी से कैंसिल बेटा, तो इस हिसाब से हमारा जो सेकेंडरी है बेटा ये 10 मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या होगा, डिवाइड करेगा, तो इस हिसाब से हमारा जो करंट है बेटा वो 10 टाइम्स लोअर होगा प्राइमरी के मुकाबले में। 154 बेटा इसमें ये कहता है जनाब कि व्हेन द ड्रॉपलेट रीचेस द टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज डैश। बेटा अगर आपका ड्रॉपलेट जो है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच गया है, ठीक है बच्चा, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी, तो इस टर्मिनल वेलोसिटी फिर इसका मतलब है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि बेटा फर्ज करें कि कोई आपने कोई चीज जो है वो फ्लूइड के अंदर डाल दी, गाढ़े उसमें विस्कस मटेरियल में डाल दी, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो बेटा फिर एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी इंप्लाइज द नेट फोर्स, उस पे लगती है जीरो, तो एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, जीरो, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ 155, न्यूटन्स ओरिजिनल फार्मूला underestimated the speed of sound in the air because he dash। न्यूटन का जो फार्मूला था बेटा, जो इसने स्पीड ऑफ साउंड के लिए निकाला था, आपको मालूम है कि बेटा उसमें 16% लेस उसका जवाब आया था, और उसमें वजह क्या बनी थी बेटा, न्यूटन अज्यूम द आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो था करेक्ट प्रोसेस फॉर द साउंड इज द एडियाबैटिक, लेकिन वो ले रहा था आइसो
16% कमी आई थी। तो इसका जवाब होगा कि अज्यूम एडियाबेटिक तो था ही नहीं, वो तो हमें फिर लैप्लेस ने दिया था, कंसीडर वैक्यूम, बल्कि अज्यूम द आइसोथर्मल। बेटा इसका जवाब होगा बी होगा इसका, अज्यूम द आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 156, द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस लाई द डैश। बेटा अगर दो चार्ज ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बेटा ये कहता है द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस लाइज डैश। अगर दो चार्ज हमारे पास ऑपोजिट हैं फील्ड के अंदर, तो बेटा सेम डायरेक्शन में होगी बेटा, देन द पॉइंट द सेम डायरेक्शन, सो देयर इज नो पॉइंट बिटवीन देम वेयर नेट फील्ड इज जीरो। तो बेटा जब ये देखो ना पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो बेटा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर क्या कहते हैं ये फील्ड आपकी जीरो हो जाए। तो इसका होगा नाउ हियर बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, नाउ हियर बिटवीन देम फील्ड इज जीरो बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस लाई द डैश। बेटा अगर दो चार्ज ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बेटा ये कहता है द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस लाइज डैश। अगर दो चार्ज हमारे पास ऑपोजिट हैं फील्ड के अंदर, तो बेटा सेम डायरेक्शन में होगी बेटा, देन द पॉइंट द सेम डायरेक्शन, सो देयर इज नो पॉइंट बिटवीन देम वेयर नेट फील्ड इज जीरो। तो बेटा जब ये देखो ना पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो बेटा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर क्या कहते हैं ये फील्ड आपकी जीरो हो जाए। तो इसका होगा नाउ हियर बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, नाउ हियर बिटवीन देम। अब मैं दोबारा इसका रीजन बता देता हूं। फॉर द अनलाइक चार्जेस, यानी ऑपोजिट चार्ज अगर हो और फील्ड बिटवीन देम पॉइंट द सेम डायरेक्शन, सो देयर इज नो पॉइंट बिटवीन देम वेयर नेट फील्ड इज जीरो। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर फील्ड आपकी जीरो हो जाए बच्चों। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग चलते हैं 157 पर। ये कहता है कि फर्ज करें हमारे पास ए बराबर दिया है बच्चों, फिर से प्रॉब्लम आ गई, 2i प्लस 3j, और b हमें क्या दिया है -6i प्लस का 4j। ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम वेक्टर इज डैश। अब बताएं कि दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा। तो बेटा अगर फर्ज करो कि हम इसको एज अ डॉट प्रोडक्ट के तौर पे लें, ठीक है, तो हमारे पास एक तरफ हम लिखते हैं 2i प्लस 3j, और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं -6i प्लस का 4j। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर जस्ट i से मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट देगा और j से मल्टीप्लाई होने पे, तो ये माइनस का 12i हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 12। सॉरी i तो खत्म हो जाएगा, i डॉट i बराबर होगा 1 के और j डॉट j बराबर होगा 1 के, तो एक 12 प्लस का आएगा और एक 12 माइनस का, ये आपस में कैंसिल और हमारा जवाब आ जाएगा 0। तो बेटा इसका मतलब है अगर डॉट प्रोडक्ट 0 जवाब दे तो ये फिर कौन सा एंगल होता है 90, क्योंकि cos 90 बराबर होता है 0 के। इसके बाद हम लोग चलते हैं 158 पर। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन अप 45। ठीक है बच्चों, तो बताओ कि अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया है, तो पूछ रहा है कि बताओ वेलोसिटी क्या होगी। अब हमें देखो ग्राफ बना के क्या दिया है इसने कहा है कि स्ट्रेट हो और इंक्लाइन हो 45 पर। तो बेटा याद रखना ऐसा डिस्प्लेसमेंट, ये मैं यहां ले लेता हूं टाइम और यहां पर मैं ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन अगर बन रहा है तो ये इस बात को शो कर रहा है कि वेलोसिटी आपकी यहाँ पर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब होगा कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 157 का ऑप्शन नंबर क्या था, 90 था ना, तो वो बी था, मैं लिख देता हूं। इसके बाद हम लोग चलते हैं जनाब 159 पर। इसमें कहता है कि 150 किलोग्राम की एक कार है जिसकी वेलोसिटी कम होती है 20 मीटर पर सेकंड से
20 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले तो बेटा मैं ले लेता हूँ मास हमें दिया है 150 किलोग्राम, और हमें जो वेलोसिटी दी है फाइनल इनिशियल हमें दी है 20 मीटर, और फाइनल हमें वेलोसिटी दी है 10 मीटर, और टाइम कितना दिया है, टाइम हमें दिया है 30 सेकेंड। कहता है कि हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, कितनी फोर्स लगेगी। याद रखना जवाब माइनस में आएगा, माइनस साइन शोज दैट इट इज द रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी में चेंज ले आते हैं बेटा, वेलोसिटी में चेंज और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। हमें पता है वीएफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो बेटा वीएफ हमारा है 10 और ये है 20 और नीचे हमारे पास है 30, तो हमारे पास 20 में से 10 गए तो माइनस का 10, नीचे आया 30, 0 0 से कैंसिल, ये आया माइनस का 1/3। इसके बाद हम लोग फार्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, और जनाब फोर्थ मास हमारे पास है 150 और ये हमारे पास है माइनस का 1/3। 3 का टेबल इस पे 5 टाइम जाएगा तो हमारा जवाब आएगा माइनस का 50 न्यूटन। माइनस साइन शोज दैट इट इज द रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं, ये 3 थी, सॉरी ये 3 है, सॉरी 30 नहीं है, तो ये 0 से नहीं कटेगा बेटा, बल्कि ये 10/3 रहेगा। मैं इसको दोबारा करवा देता हूँ, तो ये होगा फोर्स इज इक्वल टू 150 और यहाँ पर माइनस में आएगा 10/3। मैं उसको 3 समझ रहा था, 30 समझ रहा था, तो बेटा अब ये है कि ये हो जाएगा 3 5 15, तो ये होगा 500, एक 0 का इजाफा कर लेना बेटा आप, 5 न्यूटन, और इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, माइनस का 500 न्यूटन। इख्तिताम की तरफ है बच्चों हम लोग, और अब है 160, इसके बाद 2 मेरे ख्याल से और रह गए शायद। ये कहता है द फेनोमेना ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ अ साउंड वेव्स रिक्वायर्ड द डैश। इंटरफेरेंस के लिए बेटा लाजमी है कि कोहेरेंस होना जरूरी है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द सोर्सेज। तो बेटा 2 कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए जिनका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ यानी तकरीबन सब चीजें सेम होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, साउंड के लिए जरूरी है, जबकि लाइट के लिए तो सिंगल सोर्स ही जरूरी होती है, जब उसे स्प्लिट किया जाता है यंग डबल स्लिट के जरिए या किसी और तरीके से जो होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा 2 कोहेरेंट सोर्सेज चल जाती है साउंड में, तो इसका जवाब होगा 2 कोहेरेंट सोर्सेज यानी कि बी। अगर आपको साउंड का इंटरफेरेंस कराना है तो उसके लिए सोर्सेज का कोहेरेंट यानी एक जैसा होना जरूरी है, डिफरेंट मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के अंदर। 161 अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम 1 मीटर क्यूबिक मीटर, यानी उसकी इनिशियल वॉल्यूम कितना था बच्चा, वो हमारे पास था 1 क्यूबिक मीटर, और वो एक्सपेंड होकर हो गई कितना 3 क्यूबिक मीटर एट द कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हमें कितना दिया है 2 पास्कल्स। तो वर्क डन इज डैश, तो वर्क डन कितना होगा बेटा, अब देखो आपको पता है ना वर्क डन का फार्मूला होता है P डेल V। अब डेल कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर लेंगे, यानी V2 माइनस V1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 1, तो 3 में से गया 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास 4 जूल इसका जवाब आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आखिरी सवाल बच्चों 162 अ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डबल्ड, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी डैश। बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है इसका फार्मूला होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L, सो इट इज द प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ XL। अगर आप फर्ज करें कि बेटा इसकी इंडक्टिव अगर आप इसकी फर्ज करें फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो बेटा आपका, अगर फर्ज करें मैं इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर देता हूँ 2 पाई, यहाँ मैंने 2 रख दिया F और L, अब ये 2 मैं बाहर ले लेता हूँ साइड में, तो बेटा ये 2 और ये हमारे पास आ गया XL। ठीक है बच्चों, ये XL प्राइम आ गया, तो यानी कि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी हमारा डबल हो जाएगा, बी डबल, यानी ऑप्शन नंबर सी। बेटा जिस तरह मुझसे वीडियो बन सकी मैंने कोशिश की, उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा और नजर भी आ रहा होगा। अगर कोई लिखने में, राइटिंग वगैरह में, हैंड राइटिंग थोड़ी सी पैदल है, कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और इस तरह से ये आपका पेपर हल